Hello students, I am Dr. Vandana Sharma, Associate Professor, Government College, कोटा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन कल्चर एंड फ्यूज़न। ये टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड जिसका टाइटल है बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स, उसके फर्स्ट यूनिट में जो प्लांट टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक है उसके अंदर आता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर फ्यूज़न की सिग्निफिकेंस क्या है। These are the significance. Protoplast culture has significance in biotechnology, genetic modification and cell manipulations. प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करके हम कई तरह के सेल मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, कई तरह के डिज़ायर्ड जीन्स को हम मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। Second है culture of protoplast has given rise to exciting revolutionary branch of plant cell culture. By protoplast culture technique, transgenic plants can also be obtained and they can be regenerated. The modified protoplast can be regenerated. Protoplast culture technique is used in somatic hybridization, which is also called parasexual hybridization. इसके अंतर्गत मतलब ये जो टेक्निक है ये उन प्लांट स्पीसीज़ में यूज़फुल होती है वेयर हाइब्रिडाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल बाय कन्वेंशनल मेथड, दैट इज़ उन प्लांट्स में सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी होती है। Next, plant protoplasts have great potential in securing genetic recombination and plant modification studies. As I told earlier also कि genetic modification किया जा सकता है and cell manipulations किए जा सकते हैं. Cultured protoplasts regenerate cell wall immediately. So this phenomenon helps in study of cell wall biosynthesis. Protoplasts also used for membrane studies, ट्रांसपोर्ट एंड अपटेक प्रोसेसेस को भी स्टडी किया जाता है। ओवरऑल दिस टेक्निक इज़ यूजफुल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट है क्या? प्रोटोप्लास्ट इज़ ए सेल दैट इज़ विदाउट सेल वॉल। यहाँ पर सेल में से जब हम सेल वॉल को रिमूव कर लेते हैं तो सेल इज़ ओनली बाउंड बाय plasma membrane and that is called protoplast. Now the question comes, why protoplasts are preferred for genetic manipulations? प्रोटोप्लास्ट को जेनेटिक मैनिपुलेशंस में क्यों प्रेफर किया जाता है, क्यों यूज़ में लिया जाता है? वाई इट इज़ यूज फॉर द जेनेटिक मैनिपुलेशन? द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल एब्सेंट होती है, दैट मेक्स द प्रोटोप्लास्ट ए सूटेबल मटेरियल for variety of experimental manipulations which are not possible with intact cells. यहाँ पर जो intact cells होती हैं उनमें सेल वॉल होती है, तो उनमें हम किसी भी तरह के कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहें, कोई एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस करना चाहें, वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज सेल वॉल इसमें इंटरफियर करती है. सो व्हेन वी रिमूव सेल वॉल फ्रॉम द सेल, then the structure is called protoplast, and this absence of cell wall actually makes the protoplast suitable for many experimental manipulations. Next is, protoplasts are ideal material for ingesting foreign organelle like DNA, mitochondria, chloroplast for genetic manipulations because of absence of cell wall. Now we'll study the whole technique of protoplast isolation and culture. We can study the whole technique in four headings. This is isolation of protoplast, then the culture of isolated protoplast, then fusion of protoplast or somatic hybridization, then the selection and culture of fused protoplast. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट की. सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम के एक साइंटिस्ट थे E.C. कोकिंग. उन्होंने 1960 में रूट टिप सेल से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया था एंड उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्लांट टिश्यूज़ को सेल्यूलेज एंजाइम एवं 0.6 एम सुक्रोज को यूज़ किया था, जिसके कि मिक्सचर ने सेल से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किए थे. आई मीन दिस एंजाइम सॉल्यूशन helped in the isolation of the protoplast.
Generally in dicotyledon plant protoplasts are isolated from leaf mesophils. डाइकॉट्स में प्लांट प्रोटोप्लास्ट लीफ मीजोफिल से ही आइसोलेट किए जाते हैं. मोनोकॉट में लीफ मीजोफिल से करना थोड़ा टफ होता है एंड यील्ड भी कम होती है. प्रोटोप्लास्ट कैन ऑल्सो बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर टिश्यूज लाइक रूट, स्टेम, पेटल, कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर. For isolation protoplast, tissues are treated with a mixture of enzyme solution. Now, these are the method of isolation of protoplast. हम रिमूवल ऑफ सेल वॉल के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं. फर्स्ट इज़ मैकेनिकल मेथड एंड सेकंड इज़ एंजाइमेटिक मेथड. एंजाइमेटिक मेथड भी में दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट वन स्टेप मेथड एंड सेकंड इनडायरेक्ट टू स्टेप मेथड. सबसे पहले हम मैकेनिकल मेथड को डिस्कस करें तो मैकेनिकल मेथड इज़ ए कन्वेंशनल मेथड एंड इट इज़ यूज्ड इन दोज टिश्यूज़ विच हैज़ लार्ज ल्यूमेन और वैक्यूल लाइक ट्यूबर्स ऑफ अनियंस एंड रूट्स ऑफ रेडिश. ज़्यादातर मैकेनिकल मेथड उन प्लांट टिश्यूज़ में यूज़ किया जाता है जिनमें कि लार्ज वैक्यूल होती है. इसके अंतर्गत प्लांट टिश्यूज़ को हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में रखा जाता है कुछ समय के लिए. देन शार्प स्कैल्पल से प्लांट टिश्यू को चॉप किया जाता है. ग्रेजुअली प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट होके दे कम्स आउट फ्रॉम द सेल. बट वॉट वी ऑब्जर्व और द एक्सपेरिमेंट से ये पता पड़ा है कि प्रोटोप्लास्ट इस मेथड से प्रोटोप्लास्ट बहुत कम मात्रा में आइसोलेट होते हैं एंड डैमेज ज़्यादा होता है. सो दिस मेथड इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड विच हैज़ स्मॉल वैक्यूल्स. जिन टिश्यूज़ में स्मॉल वैक्यूल होती है उनमें मैकेनिकल मेथड इज़ नॉट रिकमेंडेड. The next method is enzymatic method, which is most widely used. Enzymatic method में generally leaves are preferred. Leaves से ही प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन किया जाता है. रूट और कैलस इज़ ऑल्सो यूज्ड बट लीफ प्रेफर की जाती हैं. इसके लिए हम हेल्दी लीव्स लेते हैं. हेल्दी लीव्स को लेकर उनको सबसे पहले हम टैप वाटर से वॉश करते हैं. अच्छी तरह वॉश करने के बाद वी वॉश विद 70% एल्कोहल. देन 2% ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन विच ऑल्सो एक्ट्स एज ए डिसइंफेक्टेंट. एंड आफ्टर दैट 30 मिनट्स तक हम सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में रखने के बाद जब पूरा स्टरलाइज हो जाता है देन वी वॉश द टिश्यू और वी कैन से द लीव विद द स्टरलाइज्ड और द ऑटोक्लेव्ड वाटर 3 or 4 टाइम्स, जिससे कि किसी भी तरह के डिसइंफेक्टेंट के ट्रेसेस हों तो वो भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए. आफ्टर दैट डोर्सल सरफेस से हम एपिडर्मिस रिमूव करते हैं, पील ऑफ करते हैं. इन मोनोकॉट्स एपिडर्मिस का रिमूवल टफ होता है बिकॉज दैट इज़ हार्ड, सो दे आर कट इन सेक्शंस व्हेन वी यूज़ देम एज ए टिश्यू फॉर प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन. यहाँ पर डायरेक्ट वन स्टेप और टू स्टेप मेथड में पहले हम वन स्टेप मेथड में डायरेक्ट एंजाइम मिक्सचर से हम प्लांट टिश्यू को ट्रीट करते हैं, वेयर एज इन टू स्टेप मेथड फर्स्ट स्टेप मेथड में पहले हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से टिश्यू को ट्रीट करते हैं जिससे सेल वॉल्स डिज़ोल्व होती है और सेल्स अलग अलग हो जाती हैं और उसके बाद सेल्स को एंजाइम सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं जिससे कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हों. यहाँ पर जब हम एंजाइम सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो दैट एंजाइम मिक्सचर हैज़ 2% सेलुलेज, 0.5% पैक्टिनेज एंड 13% ऑस्मोटिक शुगर. ऑस्मोटिक शुगर इज़ ए ऑस्मोटिक स्टेबलाइजिंग एजेंट जो कि प्रोटोप्लास्ट को अपनी शेप में रखने में हेल्प करता है. जो एंजाइम सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं उसकी पीएच होती है 5.4. इस एंजाइम सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट जब हम टिश्यू को देते हैं तो टेम्परेचर रखा जाता है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस ट्रीटमेंट इज़ कैप्ट फॉर द 16 to 18 आवर्स इंक्यूबेशन में रखा जाता है. ग्रेजुअली एंजाइम सेल वॉल को सेपरेट कर देते हैं और जो ऑस्मोटिक शुगर होती है वो प्रोटोप्लास्ट को शेप में रखती है.
समटाइम्स वी ऐड कैल्शियम क्लोराइड ऑल्सो, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी मिले। यहाँ पर हम यदि देखें सी, एक दिस पिक्चर इज शोइंग दीज आर द शूट्स। यहाँ पर हमने लिया ये रिमूवल ऑफ लीव्स, यहाँ पे लीव्स को रिमूव किया और ये एंजाइम यहाँ पे छोटा इनको लीव्स के छोटे छोटे सेक्शंस डाले। ये देखिए एंजाइम सॉल्यूशन में इंक्यूबेट किया फॉर आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। इस स्टेप में एंजाइम सॉल्यूशन में प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट होके here we can see, then in further process these are centrifuged and here centrifuge हुआ तो इसमें ये सेल डेब्रिस सेपरेट हो गई एंड प्रोटोप्लास्ट आर रेडी फॉर द प्योरिफिकेशन। दिस डायग्राम इज ऑल्सो शोइंग द सेम थिंग। दीज आर द लीव्स स्टेलाइजेशन ऑफ लीव्स। ये स्कैल्पल है जिससे कि एपिडर्मिस को रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पे पील्ड लीव्स इन एंजाइम सॉल्यूशन। ये in this petri plate protoplasts have been isolated, then here protoplasts are being suspended in the washing solution, and here the protoplasts are being centrifuged, and these are the isolated protoplasts. So this whole this cycle is showing the various steps of the protoplast isolation. Fine. नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेप है प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। ये जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं तो एंजाइम मिक्सचर में जब उनका आइसोलेशन हो जाता है तो वो काफ़ी सेल डेब्रिस के साथ मिक्स रहते हैं। तो यहाँ पर इनका एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस होता है वो 2 स्टेप में होता है, सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग में एंड द फ्लोटेशन में। यहाँ पे हम ये देखिए सेडिमेंटेशन एंड वॉशिंग का प्रोसेस है ये। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन है जिसमें कि टूटी हुई सेल्स हैं, सेल डेब्रिज हैं, और अब हम इनसे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे। सबसे पहले ये देखिए आप, ये है क्रूड प्रिपरेशन। देन यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये इम्प्योर प्रोटोप्लास्ट पैलेट बन गई। यहाँ पर इस स्टेप के बाद हम इस सॉल्यूशन को, जिसमें मिक्सचर सेल डेब्रिस भी होता है, उसको हम नायलॉन मैश और द फाइन नायलॉन मैश और द स्टील मैश से भी पास करते हैं, जिससे जो भी मोटा क्रूड में वो होता है डेब्रिस वो निकल जाता है। देन वी सेंट्रीफ्यूज विद द प्रोटोप्लास्ट वॉश सॉल्यूशन। उसमें हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूज के बाद जो सेल डेब्रिस होती है वो तो ऊपर की तरफ आ जाती है और नीचे प्रोटोप्लास्ट की पैलेट बन जाती है। तो इसको हम पिपेट आउट कर देते हैं, जो सुपरनेटेंट सॉल्यूशन होता है जिसमें सेल डेब्रिस होती है, कचरा होता है, और जो नीचे प्रोटोप्लास्ट होता है उसको हम बार बार प्रोटोप्लास्ट सॉल्यूशन में से मिक्स करके और सेंट्रीफ्यूज करते हैं। जो प्रोटोप्लास्ट सॉल्यूशन होता है उसमें एक तो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, और वो न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑस्मोटिक शुगर होती है, जिससे कि जो आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट है वो अपनी शेप में रहें, किसी भी तरह का वो बस्ट ना हो। क्योंकि ये जो ऑस्मोटिक शुगर होती है वो जो यदि हम ऑस्मोटिक शुगर को ऐड नहीं करेंगे तो जो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर प्रोटोप्लास्ट में एंटर कर जाएगा और प्रोटोप्लास्ट बस्ट हो जाएंगे। इसलिए हम ये ऑस्मोटिक शुगर मैनिटोल, सॉर्बिटोल आदि ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट वॉश सॉल्यूशन में हम प्रोटोप्लास्ट को वॉश करके फिर वापस से सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो ये प्योरीफाइड प्रोटोप्लास्ट पैलेट बन गई। सिंस प्रोटोप्लास्ट आर लाइट, सो नेक्स्ट प्रोसीजर है फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में क्या करते हैं कि एक स्पेशलाइज्ड बॉटल होती है, बैबकॉक बॉटल, तो उसमें हम इन प्रोटोप्लास्ट और जो वॉश सॉल्यूशन होता है उसमें हम मिक्स करके और बैबकॉक बॉटल में हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, विच इज़ ए स्पेशलाइज्ड बॉटल। तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट नेक पर एग्रीगेट हो जाते हैं, और नाउ दिस इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट एंड दे आर रेडी फॉर कल्चर। So this is all about the protoplast isolation and the various steps of centrifugation, sedimentation and the flotation of protoplast.
This is the diagram of protoplast. Here this diagram is showing that removal of cell wall makes protoplast unable for ingesting chloroplast, blue green alga, cell active genome, rhizobium, nuclei, DNA for various genetic modifications. This picture is showing the whole process. हम लोगों ने यहाँ तक का प्रोसेस तो अभी ये यहाँ तक का आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट अभी हमने स्टडी कर लिया है. दिस स्टार्टेड फ्रॉम हेयर. सी दीज आर द लीव्स. यहाँ पे लीव का स्टेरिलाइजेशन किया, यहाँ पे एपिडर्मिस को पील किया, फिर यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीसेस को हमने एंजाइम सॉल्यूशन में डाला. सी दिस इज़ द एंजाइम मिक्सचर. जहाँ पर कि ये सेल वॉल, पार्शियल सेल वॉल डाइजेशन इज़ बीइंग सीन. सेल वॉल डिसइंटीग्रेट हो जाती है और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं. देन दिस होल मिक्सचर अलॉन्ग विद द आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट इज सेंट्रीफ्यूज्ड मैनी टाइम्स with the, and it is washed also with the protoplast wash solution which contains the osmotic sugar also, so that protoplasts remain in the shape and they do not get burst. So here these are the isolated protoplasts. ये protoplast isolated है. Now the next topic we'll study is the protoplast fusion. यहाँ पर protoplast fusion हो सकता है. प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न भी दो प्रकार का होता है. सबसे पहले हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर की भी स्टडी करेंगे. बिफोर प्रोटोप्लास्ट कल्चरिंग हम आइसोलेटेड जो प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किए हैं उनकी वायबिलिटी भी चेक करेंगे. वायबिलिटी चेक करने के लिए वी यूज़ टू स्टेज. वन इज़ FDA, that is फ्लोरेसिन डाइएसिटेट, एंड अनदर इज़ फिनोसैफ्रेनिन. प्रोटोप्लास्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें फ्लोरेसिन डाइएसिटेट एक्यूमुलेट हो जाता है और जो वायबल प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो फ्लोरेसिन माइक्रोस्कोप में ग्रीन एंड वाइट दिखाई देते हैं. उनकी वायबिलिटी चेक करके हम उन्हीं प्रोटोप्लास्ट को विच आर वायबल वी यूज़ फॉर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स और द फर्दर मैनिपुलेशंस. सो नेक्स्ट इज़ प्रोटोप्लास्ट कल्चर. प्रोटोप्लास्ट कल्चर करने के लिए जो मीडियम हम यूज़ करते हैं दैट इज़ जस्ट लाइक द अदर कल्चर मीडियम और द मुरेशिस एंड स्कूल्स मीडियम. ओनली थिंग यहाँ पर हम जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो है कि इस न्यूट्रिएंट मीडियम में हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का लेवल थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं. बिकॉज MS medium is modified here. MS medium is modified by reducing the level of inorganic nutrients like ammonium salt, क्योंकि ये प्रोटोप्लास्ट की सर्वाइवल के लिए डेट्रीमेंटल प्रूव हुए हैं. सो यहाँ पर हम केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन रिड्यूस कर देते हैं एंड यहाँ पर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं 2 to 4 times because it is important for प्रोटोप्लास्ट मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी. अदरवाइज रेस्ट जो कंपोजिशन होता है कल्चर मीडियम का, प्रोटोप्लास्ट कल्चर मीडियम का, प्रोटोप्लास्ट न्यूट्रिएंट मीडियम का, वो दैट इज़ जस्ट लाइक सिमिलर एज वी यूज़ इन द अदर प्लांट सेल टिश्यू कल्चर. सो यहाँ पर अच्छा इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रोथ सब्सटेंसेस और जो शुगर है वो उसका भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं वो प्रोटोप्लास्ट में डिफरेंशिएशन ऑर्गेनोजेनेसिस इंड्यूस करते हैं. सो आफ्टर जब हम प्रोटोप्लास्ट को कई मेथड है इसके प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करने के लिए, जैसे उसको प्रोटोप्लास्ट ड्रॉपलेट्स को हम पेट्री डिश जो कि जिसमें न्यूट्रिएंट मीडियम होता है उस पर हम स्प्रेड कर देते हैं और उसको पैराफिल्म से मतलब टाइट बंद कर देते हैं और फिर हम इंक्यूबेट करने रख देते हैं. प्रोटोप्लास्ट को जब हम कल्चर करते हैं तो हम एक बात यहाँ पर जब प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने के लिए रखते हैं तो कभी कभी डार्क पीरियड भी गुड यील्ड ऑफ प्रोटोप्लास्ट को फेवर करता है. डार्क पीरियड आई मीन जब उनको यदि लाइट नहीं प्रोवाइड की जाए तो अच्छी यील्ड प्राप्त होती है. यहाँ पर जैसे ही हमने प्रोटोप्लास्ट को कल्चर किया तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद सेल वॉल रिजेनरेशन प्रारंभ हो जाता है.
After culturing, protoplasts show rapid cytoplasmic streaming, respiration, synthesis of RNA, protein, and the polysaccharide, and formation of numerous cytoplasmic strand, cell organelle, aggregates around the nucleus is also seen. सेल वॉल का जो रिजनरेशन होता है वो 24 से 48 आवर्स में शुरू हो जाता है एंड वहाँ पर सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल भी स्टार्ट हो जाते हैं बनने. ये सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं विच इज़ द इनिशिएशन ऑफ द सेल वॉल फॉर्मेशन. इनिशियली ये जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल होते हैं दे आर लूजली ऑर्गेनाइज्ड बट लेटर दे बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे मेक सेल वॉल. हेयर क्लम्प ऑफ सेल, यहाँ पर ये जो हमने कल्चर किया उनमें डिवीज़न शुरू हो गया. यहाँ पर रिपीटेड डिवीज़न के बाद ये एक माइक्रो कैलस या कॉलोनी फॉर्म हो गई और यहाँ पर सेल वॉल का सिंथेसिस भी शुरू हो चुका है. जैसा भी मैंने बताया कि वो बहुत जल्दी ही शुरू हो जाता है आफ्टर कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट. एंड यहाँ पर ये माइक्रोकैलाई इज़ फॉर्म्ड आफ्टर कल्चरिंग द प्रोटोप्लास्ट इन द न्यूट्रिएंट मीडियम. ये माइक्रोकैलाई जो होता है वो न्यूट्रिएंट मीडियम में जो साइटोकाइनिन दैट इज़ BAP एंड द काइनेटिन एंड जो ऑक्सीज होते हैं 2,4-D IEA IBA NA है उनको हम ऐड करते हैं. तो ये जो ग्रोथ हार्मोन्स का जो एडिशन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इसेंशियल टू इंड्यूस द ऑर्गेनोजेनेसिस एंड द सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इन द कैलस फॉर्म फ्रॉम द प्रोटोप्लास्ट. So here this is callus tissue formed from the isolated protoplasts and after culturing them in the nutrient medium and here these differentiation has started. यहाँ पर शूट एंड रूट का रीजनरेशन शुरू हो जाता है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है एंड उनसे हम वापस से प्लांट का रीजनरेशन प्राप्त कर लेते हैं. दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड रीजनरेशन. फाइन. After that we'll study the protoplast fusion. Protoplast fusion का जो प्रोसेस है उसको हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं और इसको हम पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं. इस प्रोसेस को हम जनरली उन प्लांट्स में उन स्पीसीज़ में करते हैं जिनमें कि कन्वेंशनल मेथड या हाइब्रिडाइजेशन सेक्सुअल दे आर सेक्सुअली इनकम्पेटिबल स्पीसीज़. जहाँ सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी होती है वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इस मेथड के द्वारा किया जाता है. इस प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न से होमोकैरियन भी बनते हैं, हेटेरोकैरियन भी बनते हैं. यहाँ पर दो प्रकार का फ्यूज़न होता है, स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न एंड द इंड्यूस्ड फ्यूज़न. स्पॉन्टेनियस जो फ्यूज़न होता है वो जनरली उसी वक्त हो जाता है जब प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट किया जाते हैं एंड दिस फ्यूज़न इज़ नॉन रिप्रोड्यूसिबल. इसका कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो फ्यूज़न प्रोडक्ट होते हैं उनसे प्लांट रिजेनरेशन नहीं हो पाता, इसलिए इट इज़ नॉन रिप्रोड्यूसिबल स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न बिकॉज ये जो होते हैं फ्यूज़ प्रोटोप्लास्ट उनकी कोई यूटिलिटी नहीं होती है. सेकंड है इंड्यूस फ्यूज़न. इंड्यूस फ्यूज़न जो होता है वो उसमें हम किसी स्टिमुलेंट के थ्रू फ्यूज़न इंड्यूस करते हैं. इसमें हम कुछ फ्यूसोजेनिक एजेंट भी यूज़ करते हैं. कभी कभी हम इसको एक माइक्रो पिपेट से हम इस प्रोटोप्लास्ट को जो जिनमें हमें फ्यूज़न करवाना होता है डिफरेंट स्पीसीज़ के और द सेम प्लांट स्पीसीज़ के, उनको हम इस माइक्रो पिपेट विच इज़ पार्शली ब्लॉक्ड फ्रॉम द टिप उनसे पास करवाते हैं. तो टिप के पास आकर दे कम या उनकी मेम्ब्रेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड दे गेट फ्यूज्ड. This is also a type of the fusion. Next method है by treating with the sodium nitrate. सोडियम नाइट्रेट ट्रीटमेंट भी दिया जाता है प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करवाने के लिए, पर इसमें जो फ्यूज़न प्रोडक्ट प्राप्त होता है दैट इज़ ओनली 25%. नेक्स्ट है जो
नेक्स्ट है हाई एल्कलाइन मीडियम, that is also used for the inducing fusion. High alkaline medium which contains calcium ion and the high temperature, and pH is 10.5. High temperature is generally kept 37 degrees centigrade. This treatment induces more fusion. एंड सबसे जो कॉमनली यूज्ड फ्यूसोजेनिक एजेंट होता है वो होता है PEG, पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल. दिस was devised by K.O. Michaluk 1974. PEG एक बहुत ही एफिशिएंट फ्यूसोजेनिक एजेंट है जिससे जो फ्यूज़न प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं एंड दे आर रिप्रोड्यूसिबल. PEG जो होता है पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल, इट हैज़ लो साइटोटॉक्सिसिटी ऑल्सो एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोक्वेरियोन आर फॉर्म्ड. पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल एक्ट्स एज ए मॉलिकुलर ब्रिज डिसोसिएटिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जब हम PEG से प्रोटोप्लास्ट को ट्रीट करते हैं तो दो प्रोटोप्लास्ट की जो एडजॉइनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये डिसोसिएट कर देता है एंड इट क्रिएट्स ए मॉलिकुलर ब्रिज and protoplasts get fused. लास्ट जो मेथड है फ्यूज़न इंड्यूस करने का दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज. इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू प्रोटोप्लास्ट को पास में लाया जाता है. इनिशियली नॉन यूनिफॉर्म AC फील्ड ऑफ लो इंटेंसिटी क्रिएट किया जाता है जिससे कि प्रोटोप्लास्ट पास आ जाते हैं. देन ब्रीफ इंटेंस DC पल्स प्रोवाइड की जाती है. So plasma membrane of contact area gets fused and जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं वो फ्यूज़ हो जाते हैं and this method is called electrofusion. Lastly, the last method प्रोटोप्लास्ट के फ्यूज़न के बाद उनका सिलेक्शन किया जाता है, फ्यूज़न प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया जाता है with the help of stains. कि जो फ्यूज़न प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियस हैं वो मतलब फ्यूज़न प्रोडक्ट हेटेरोकैरियोन हैं, होमोकैरियोन हैं और उनमें फ्यूज़न प्रॉपर हुआ है या नहीं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आइसोलेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, कल्चर एंड द फ्यूज़न. थैंक यू.